ओके। सो हमने लास्ट दो क्लासेस के अंदर अपनी दो इंडस्ट्रीज को कवर कर लिया था। आज की क्लास में व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स आवर थर्ड इंडस्ट्री। हम तीसरी इंडस्ट्री की तरफ जाएंगे। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड the oil and gas exploration companies, and we have also covered the pharmaceutical company. अब ये जो थर्ड वीडियो है, दिस इज अबाउट another company that is the power industry. जल्दी से हम पावर इंडस्ट्री को करते हैं और फिर उसके बाद जो है वो हम अपनी लास्ट इंडस्ट्री विच इज द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसके ऊपर बात करेंगे। देखें, पावर इंडस्ट्री जो कि बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है आपकी इकोनॉमी के हवाले से, और चैप्टर 10 के अंदर जो है वो इस इंडस्ट्री का एक बड़ा चंक अवेलेबल है और आपको काफी सारी चीजें जो है इसमें टेस्ट होने की इक्वल पॉसिबिलिटीज रखती है। अब नाउ इट सेज दैट इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई हैज अ डायरेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन विद द इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए, पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब होता है व्हेन वन थिंग इंक्रीजेस द अदर थिंग आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि देखो, इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई का एक डायरेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है कंपनी के साथ, कंपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ऑफ द कंट्री, एक ग्रोथ के ऑब्जेक्टिव को इंक्रीज करती हुई ये नजर आती है जब भी हम बात करते हैं अपनी पावर डेवलपमेंट के हवाले से। कहता है हिस्टोरिकली पाकिस्तान पावर सेक्टर कंसिस्टेड ऑफ टू गवर्नमेंट ओन्ड यूटिलिटीज। देखिए, दो गवर्नमेंट ओन्ड यूटिलिटीज था हमारे पास पहले वापदा हुआ करता था और के इलेक्ट्रिक हुआ करता था, जिसको हमने प्रीवियसली नाम दिया था के ई एस सी। जब के ई एस सी एक टोटल गवर्नमेंट ओन्ड बॉडी था, उस वक्त तक इसका जो काम था वो सिर्फ और सिर्फ कराची के मैंडेट को कवर करना था। बट नाउ दिस हैज कन्वर्टेड इनटू के इलेक्ट्रिक। इसके कुछ शेयर्स जो है वो कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी लोगों को दिए गए और कुछ लोकल इन्वेस्टर्स ने भी इसमें पैसे लगाए। While K Electric was responsible for the power distribution in Karachi and adjacent area, WAPDA, a semi-autonomous statutory body, was mandated to regulate and distribute power in the remaining part of the country. In addition, water and hydro resources came under the umbrella of WAPDA. अच्छा, देखिए, अब इसमें दो बातें। इसके अंदर हमारा बेसिक एम क्या है? हमारा बेसिक एम ये है टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी एंड टू डिलीवर द इलेक्ट्रिसिटी, यानी हमने प्रोड्यूस करना है और हमने उसको जो है वो ट्रांसमिट करना है। अब एक बात याद रखना, जब हम प्रोडक्शन करते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी की, तो प्रोडक्शन के अंदर वापदा ने इसको डिवाइड कर दिया दो तीन हिस्सों में, बट के इलेक्ट्रिक वो वाहिद है जो प्रोड्यूस भी खुद कर रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूट भी खुद कर रहे हैं। तो कहते हैं due to economic burden and inefficiencies in this sector and customer dissatisfaction, the arrangement was reconsidered and following major steps were taken over time. अब ये जो major steps है ना बेटा, ये तुम्हें याद करने हैं because these major steps may be tested in your एग्जाम। देखिए, दो मेजर स्टेप्स की यहाँ बात की गई है। नंबर वन इज के इलेक्ट्रिक, के ई एस सी को हमने प्राइवेटाइज कर दिया था और ये बन गया था 2005 में एज के इलेक्ट्रिक। ठीक है जी, नंबर वन। नंबर टू, वापदा को हमने ब्रेक कर दिया था थ्री डिफरेंट कंपनीज के अंदर। नंबर वन इज गेनको, जिनका मकसद क्या है? जनरेशन करना, पावर जनरेशन के लिए जो इस्तेमाल होता है। हमारे पास तीन डिफरेंट कंपनीज आ गई थी जनरेशन कंपनीज, नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी या डिस्पैच कंपनी, जिसको हम प्यार से एनटीडीसी कहते हैं, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। तो दो बड़े मेजर स्टेप्स लिए गए थे। के को प्राइवेटाइज कर दिया था 2005 में, जिसको के इलेक्ट्रिक का नाम दे दिया गया था, और जो वापदा है उसको हमने डिवाइड कर दिया था इनटू थ्री मेन डोमेन्स। गेनको, जिसका मेजर काम क्या है? जनरेशन करना। नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी, जिसका काम क्या होगा? ट्रांसमिट करना। एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जिसका काम क्या होगा? कमर्शियल और एंड यूजर्स तक पहुंचाना। मैं आपको अभी ये थोड़ी देर में समझाऊंगा। While the function of its power wing was redefined as hydral power generation and operation and maintenance। अच्छा, वापदा का जो पावर विंग है उसका दो काम हो गए थे उसके बाद। ये जब डिवीजन हो गया उसके बाद दो काम हो गए थे बेसिकली। पहला काम क्या था? हाइड्रोल पावर जनरेशन पे
फोकस करना, और दूसरा काम क्या था, प्लांट की ऑपरेशन और मेंटेनेंस को फोकस करना, बस। इसके अलावा अब वापदा का कोई और मेजर काम नहीं बचा था। ऑफ द पावर हाउसेस फॉलोइंग अनबंडलिंग ऑफ इट्स पावर विंग, वापदा मैंडेट इज नाउ डेवलपमेंट ऑफ वाटर एंड हाइड्रो पावर रिसोर्सेज एंड टू ऑप्ट फॉर द इलेक्ट्रिक यूटिलिटी। तो हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूटिलिटी के ऊपर वापदा का जो है वो अब मेजर और मेन फोकस रह गया है। ठीक है, याद रखना वापदा के इलेक्ट्रिक से बहुत बड़ा है। ठीक है, एंड के इलेक्ट्रिक इज जो ओनली सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी टू कराची एंड एडजेसेंट एरिया, नियर बाय एरियाज में सप्लाई करते हैं, जिसमें आपके पास बहरिया टाउन आता है, जिसमें अंदर आपके पास डीएचए सिटी आता है। बट इसके अलावा जितने भी एरियाज है उस सब पे वापदा सप्लाई करता है, और वापदा के 3 डिफरेंट रूट्स हैं, जिसको हमने गेनको, नेशनल ट्रांसमिशन और डिस्पैच कंपनी एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का। अब यहाँ पे कुछ की ग्लॉसरी, कुछ की वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। देखो, सबसे पहला लफ्ज है आपके पास वैल्यू चेन। सर वैल्यू चेन का मतलब क्या है? वैल्यू चेन एक सेट ऑफ एक्टिविटी है जो आपकी प्रोडक्ट के अंदर एक वैल्यू क्रिएशन करता है। फॉर एग्जाम्पल, वेन एवर आई गो एंड बाय अ फोन, तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा मौजूद होती है। दे आर नॉट वैल्यू एडिशन, दे आर नॉट क्रिएटिंग एनी वैल्यू एडिशन फॉर द प्रोडक्ट, बट वो जो फोन है, उसका जो कवर है, उसका जो चार्जर है, वही उसकी वैल्यू एडिशन क्रिएट कर रहा होता है। So value addition is a set of activity that an organization operating in specific industry performs in order to deliver a valuable product to the market. देखिए, वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है? मैं एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट मार्केट को डिलीवर करने जा रहा हूँ। तो जब मैं एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट मार्केट को डिलीवर करने जा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस फोन की बात करता हूँ, अब आपके सामने एक फोन है, इस फोन के अंदर वो हर वो चीज जो वैल्यू ऐड करती है, दैट इज नोन एज वैल्यू चेन। फॉर एग्जांपल, इसका कैमरे से लेके इसकी यूजर फ्रेंडलीनेस, ईच एंड एवरीथिंग is value adding activity for this particular food. अब यहाँ पे 3 बातें जो बहुत जरूरी है। नंबर 1, अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है बेटा? अपस्ट्रीम का मतलब होता है, जैसे आपको मेरी बात यहाँ से समझ आएगी, आपकी ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है, इसमें रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, कैसे आता है रॉ मटेरियल? अपस्ट्रीम रेफर्स टू द मटेरियल इनपुट नीडेड फॉर द प्रोडक्शन, वाइल डाउनस्ट्रीम, अच्छा डाउनस्ट्रीम का मतलब है कि हम ये इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाते कैसे लोगों तक। अपस्ट्रीम का मतलब है रॉ मटेरियल कैसे आ रहा है, डाउनस्ट्रीम का मतलब है हम ये इलेक्ट्रिसिटी लोगों तक कैसे पहुंचा रहे हैं। रेफर्स टू द मटेरियल इनपुट नीडेड फॉर द प्रोडक्शन, while downstream is the opposite end where the product get produced and distributed, जिसमें हम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं और प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? रेफर टू अरेंजमेंट इन विच द सप्लाई चेन ऑफ अ कंपनी इज इंटीग्रेटेड एंड ओन्ड बाय द कंपनी। अगर मैं रॉ मटेरियल भी खुद बेचूं, अगर मैं रॉ मटेरियल भी खुद बनाऊं, इसको फिनिश गुड में कन्वर्ट भी खुद करूं, और इसको डिस्ट्रीब्यूट भी खुद करूं, तो दैट इज नोन एज वर्टिकल इंटीग्रेशन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बताऊं इंटरवुड की बात, तो इंटरवुड की जो बेसिक इकोनॉमीज ऑफ स्केल आती है ना, वो किस बेसिस पे आती है कि इंटरवुड हैव देयर ओन फार्म्स, वो वहां से वुड की एक्सट्रैक्शन करते हैं, फिर उनके पास प्रोसेसिंग यूनिट्स मौजूद हैं जहां पे फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग होती है, फिनिशिंग होती है, और फिर उनके पास ओन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स मौजूद है जो कि एंड कंज्यूमर्स तक, ऑफिस तक, लोगों के घरों तक, रेजिडेंट्स तक पहुंचाते हैं। सो दिस मीन्स इन्होंने वर्टिकली इंटीग्रेट कर दिया। वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि तीनों चीजें आप कर रहे हो, कोई 2 चीजें भी अगर आप करते हो तो दिस ऑल्सो मीन्स वर्टिकल इंटीग्रेशन। नाउ the supply chain का मतलब क्या होता है? Supply chain refers to the entire process of making and selling the commercial goods, including every stage from supply of material and manufacture of goods through their distribution and sale. बेटा, सप्लाई चेन का मतलब होता है कि आपको रॉ मटेरियल कहाँ से मिला, कमर्शियल गुड्स से लेकर आपकी प्रोडक्शन तक, हर वो चीज जो कि इसके अंदर किसी ना किसी तरीके से इंक्लूडेड है, वो आपके सप्लाई चेन में आती है। यानी आपने रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड तक हर प्रोडक्ट जो उसके अंदर ऐड की जा रही है, जो उसको वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनानी है, वो कैसे आपके पास अवेलेबल होगी। फिर देखो, याद रखना, दिस इज बेसिकली अ कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री। कैपिटल इंटेंसिव तुम लोगों ने इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ होगा। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब होता है एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पर लोग पैसा लगाते हैं इन ऑर्डर टू बाय मशीनरी, जहां पे मशीनरी की परचेजिंग की जाती है। अब अगर मैं तुम्हें पावर सिस्टम समझाऊं, यानी कि इलेक्ट्रिक कैसे ऑपरेट करता है, तो तुम्हें 2 मिनट में मेरी बात समझ आ जाएगी। याद रखना, यहाँ पे 3 कंपनीज का जिक्र किया जाएगा। एक है गेनको, दैट इज जनरेशन कंपनी, दूसरी है आपकी
एनटीडीसी दैट इज नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी या डिस्पैच कंपनी, और तीसरी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। देखिए होता क्या है, सबसे पहले जो है हम एक जनरेशन प्लांट में, एक पावर स्टेशन में बिजली की जनरेशन करते हैं। अब नाउ दिस कैन बी हाइड्रल पावर जनरेशन, दिस कैन बी डन विद बाय यूजिंग furnace oil or any other method of generating the electricity। जब हम यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो हम पावर ट्रांसफॉर्मर्स के जरिए इस इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिशन तक भेजते हैं। ठीक है, ट्रांसमिशन से एक चीज होती है पीएमटी, जिसको हम कहते हैं पोल माउंटेड ट्रांसमिशन। वहां से ये भेजे जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स तक। ठीक है, जहां इलेक्ट्रिसिटी बनी है उससे ये इलेक्ट्रिसिटी बनने के बाद इसको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स पे भेजा जाता है, और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से ये डिवाइड की जाती है बिटवीन दी कमर्शियल यूजर एंड बिटवीन दी रेजिडेंशियल यूजर। जाहिर है कमर्शियल यूजर्स की जो इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन है वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू रेजिडेंशियल यूजर्स, और उसकी जो इंटेंसिटी है वो भी ज्यादा होगी। इट रेंज बिटवीन 240 वोल्ट से लेके 12,000 वोल्ट तक बिजली की जो यूटिलाइजेशन है वो जाती है। अब इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से, कभी इसको स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर्स कहते हैं, जिसके जरिए हम इलेक्ट्रिसिटी का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को इंक्रीज करते हैं, उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, और कभी स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं जहां पे हम उसकी जो इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी है उसको डिक्रीज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी पावर जनरेशन यानी पावर प्लांट की। कहता है द अपस्ट्रीम पार्ट ऑफ द वैल्यू चेन इज नोन एज द जनरेशन और जनरेटर्स। Different technologies and fuel sources are used for this purpose. Thermal technologies use different sources of fuel, such as natural gas, coal, furnace oil, etc. On the other hand, renewable technologies such as hydro, solar and wind. अब देखो दो तीन चीजें तुमने याद करनी है, पेपर में आ सकती है बेटा। कुछ थर्मल टेक्नोलॉजीज हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस दी इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हमारे पास फ्यूल आता है, नेचुरल गैस आता है, कोल आता है और फर्नेस ऑयल वगैरह आता है। लेकिन हमारे पास कुछ रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज भी हैं जिसमें हमारे पास हाइड्रो पावर आती है, सोलर पावर आती है और विंड पावर आती है, जिसका इस्तेमाल करके हम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब हमारे पास आता है ट्रांसमिशन। सर ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसमिशन का मतलब होता है, देखिए अब हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दी, टर्बाइन से ग्रिड स्टेशन तक हम जो है इलेक्ट्रिसिटी को लेके आ रहे हैं, एंड कंज्यूमर तक पहुंचाना है हमने। कहता है हमने टर्बाइन यानी जहां इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया है वहां से अब इस इलेक्ट्रिसिटी को ग्रिड स्टेशन तक लेके आना है। तो कहता है when the turbine generate electricity its high voltage is significantly increased by passing it through step up transformer। देखें जब टर्बाइन से ग्रिड स्टेशन जाएगी ना तो इलेक्ट्रिसिटी की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, और इसके दौरान हमें कुछ लॉसेस भी फेस करने पड़ते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर्स लगाते हैं, यानी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं जिसके जरिए आपकी इलेक्ट्रिसिटी की जो इंटेंसिटी है उसे इंक्रीज कर दिया जाता है। कहता है वंस द हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी रीचेस द ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी इज रिड्यूस्ड इन द वोल्टेज अगेन थ्रू द ट्रांसफॉर्मर। फिर जब हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी दैट इज 12,000 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रीचेस द ग्रिड स्टेशन, वहां से हम उसकी इंटेंसिटी को रिड्यूस करते हैं, और इंटेंसिटी को रिड्यूस करके फिर हम उसको जो है वो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर से आगे एंड यूजर्स तक पहुंचाते हैं टू मेक इट सेफ फॉर दी हाउसेस। फिर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन का काम क्या है कि बेटा वो इलेक्ट्रिसिटी को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी गोज टू द कमर्शियल यूजर्स, द सेकंड पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी गोज टू द residential user. When electricity leaves the grid station transformer, it enters the distribution power lines on its way to the final destination. Once it reaches the neighborhood, electricity passes through another transformer, usually PMT। देखें जब एक मरतबा आपने ग्रिड स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी को टर्बाइन से इलेक्ट्रिसिटी को ग्रिड स्टेशन तक पहुंचा दिया ना, अब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को हमने लेके जाना है घरों तक, और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को हमने लेके जाना है कमर्शियल यूजर्स तक, यानी एंड यूजर्स तक। अच्छा, जब हम इनको एंड यूजर्स तक लेके जाएंगे तो अल्टीमेटली हमें इसको सेफ बनाना है बाय रिड्यूसिंग इट्स इंटेंसिटी टू यूजेबल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है जी। अच्छा, अब आइडियल सिचुएशन तो ये है कि जितनी इलेक्ट्रिसिटी टर्बाइन से ग्रिड स्टेशन तक पहुंची है उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एंड कंज्यूमर को बिल भी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस।
In an ideal scenario, electricity that has left the power plant and energy bill should be equal. However, that is not the case. The shortfall of electricity between the energy generated and the energy billed is known as transmission and distribution losses. लेकिन जितना भी shortfall आता है ना, right from the electricity generated up to the electricity billed, उसके दौरान हमारे पास कुछ शॉर्टफॉल आता है और उस शॉर्टफॉल को पूरा करता है, उस शॉर्टफॉल को बेसिकली ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस कहा जाता है. कराची एंड इट्स एडजेसेंट एरियाज आर सर्व्ड बाय के इलेक्ट्रिक. देखिए मैं आपको ये बात पहले भी बता दी थी कि हमारे पास जो कराची और उसके एडजेसेंट एरियाज है ना, वो उसको के इलेक्ट्रिक सर्व करता है, व्हिच इज अ प्राइवेटली ओन्ड यूटिलिटी कंपनी. Currently, this is the only vertically integrated company in the generation, power sector generation involved in the generation, transmission and distribution segment. Rest of the Pakistan power sector is the sum of generation, transmission and distribution. देखें कराची एक वाहिद ऐसी कंपनी है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस भी खुद कर रहा है के इलेक्ट्रिक, और उसको ट्रांसमिट भी खुद कर रहा है और उसको डिस्ट्रीब्यूट भी खुद कर रहा है. लेकिन इसके अलावा जो वापदा है वो क्या करता है, वो आईपीपीस का इस्तेमाल करता है. आप अक्सर बजट के अंदर सुनते होंगे कि आईपीपीस का परसेंटेज बढ़ा दी, आईपीपीस का मामला चेंज कर दिया. तो वो जो बजट के अंदर आपने ये बातें सुनी होंगी, तो वो आईपीपीस का इस्तेमाल करते हुए ये अपने पावर विंग को चेंज कर देता है. कहते हैं ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर इज ऑलमोस्ट फुली ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज with private sector independent power producer also having the share in the power generation and small portion of transmission. ठीक है जी. तो वापदा बेसिकली क्या काम करता है, वापदा इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तीन हिस्सों में और फिर उन तीन हिस्सों को यूटिलाइज कर रहा है फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू. अब अगर इस सेक्टर के कुछ इंपॉर्टेंट सेलेंट फीचर्स की बात करते हैं तो नंबर वन देखें, मैं इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये बातें आपको पता है. नंबर वन इज ये एक हाईली कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, व्हिच मींस इट्स एन इंडस्ट्री in which you need to install machinery. The industry is highly capital intensive, particularly in the area of electricity generation. Number two, इसकी pricing highly regulated है government से. Pricing in the power industry is determined by the regulators and government authority. Number three, गवर्नमेंट अक्सर हमें सब्सिडी देती है, ये कहती है कि हम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट कुछ कम लोगों के बिहाफ पे हम बेयर कर रहे हैं. Subsidies are provided by the government in different segments to encourage a portion of certain segment of the economy or particular industry and consumers. फिर fixed rate of return to the investor. ये जो IPPs है, they are known as the investor, और हम इनको एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न प्रोवाइड करते हैं. इनको ना सिर्फ फिक्स रेट ऑफ रिटर्न दिया जाता है बल्कि गवर्नमेंट गारंटीज भी दी जाती है. यानी हर बिल के अंदर जो पोर्शन आईपीपी को दिया जाता है, आईपीपी स्टैंड फॉर इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स. ठीक है. डीएचए अथॉरिटीज एंड आईपीपी, क्लिफ्टन अथॉरिटीज एंड आईपीपी, ये जितने भी इलाके की अथॉरिटीज है ना, जिसके लिए आप इलेक्शन में लोगों को लेके आते हैं मैंडेट को, ये आईपीपी के बेहाफ पे काम करते हैं. ठीक है. तो इनको दो एरिया दिए जाते हैं. एक होता है डीएचए का इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर मैं डीएचए की बात करूं, और दूसरा होता है डीएचए की इलेक्ट्रिक सप्लाई. तो डीएचए की जो अथॉरिटी है, जो यहाँ का मैंडेट है, उसको ये काम दिया जाता है कि वो यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और बाकी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करेगा. के इलेक्ट्रिक का बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का काम है. ये आईपीपी का मेजर काम होता है कि वो इनको जो है वो सप्लाई करते रहे इलेक्ट्रिसिटी, और के इलेक्ट्रिक का काम होता है कि वो हर बिल के अंदर एक अमाउंट इन आईपीपी को प्रोवाइड करे. और गवर्नमेंट का काम होता है कि वो गारंटी दे कि अगर के इलेक्ट्रिक पे नहीं करेगा तो गवर्नमेंट पे करेगी ऑन बिहाफ ऑफ के इलेक्ट्रिक. So it says that fixed return is ensured to the investors. A tariff on the basis of fixed rate of return on investment over plant life contract period is determined by the regulator and is contracted. All cost variations are also admissible. कहते हैं भाई आपको पूरी प्लांट की लाइफ पे एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलता रहेगा. जहां आपका प्लांट लग रहा है उस जगह के ओनर को भी जो है वो एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा. गवर्नमेंट गारंटी क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान issues guarantee to the IPP, backing up the payment obligation for the power purchases. फिर again जैसे हमने ये बात दो तीन दफा कही है कि this is a sector that is highly dominated by the government. So कहते हैं with contribution of the private sector mainly in generation segment, the sector is of high dominance by the government. So this sector is highly dominated by the government. इसमें government domination बहुत ज्यादा है. जाहिर है इसके टैरिफ के अंदर, इसकी वर्क मेथोडोलॉजीज के अंदर, इसके लेबर एसोसिएशंस के अंदर, इनके हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर, ईच एंड एवरीथिंग
is being regulated by government, predominated by government with contributions of the private sector, mainly in generation segment. The sector has high dominance by the government. मैंने आपसे कहा कि देखिए प्राइवेट सेक्टर सिर्फ इस हद तक इंक्लूडेड है कि वो आईपीपी के तौर पे यहाँ पे आ सकते हैं, इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर की इंक्लूजन नहीं है. दिस इज अ हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री, which means कि power sector is highly regulated sector. Regulatory authority for this purpose is NEPRA. अब ये बात तुमने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है. गवर्नमेंट ने एक इदारा बनाया हुआ है जो वापदा और की इलेक्ट्रिक दोनों की एक गवर्निंग बॉडी है, जिसको हम कहते हैं नेपरा. अगर मैं इसका फुल फॉर्म बताऊं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट इज नेशनल एनर्जी पेट्रोलियम रेगुलेटरी अथॉरिटी, समथिंग लाइक नेशनल एनर्जी पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी. यस, ये नेशनल एनर्जी पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी के नाम से एक इदारा है, जो जैसे डीआरएपी था फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को वो लेके चल रहा था, इसी तरह नेशनल एनर्जी एंड पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी के नाम से एक इदारा है जो नेपरा और के इलेक्ट्रिक दोनों को रेगुलेट कर रहा है, विच इज एन ऑटोनॉमस बॉडी मैंडेटेड बाय द लॉ टू रेगुलेट द पावर सेक्टर and to ensure that the interests of the investors and customers are protected and competitive environment is maintained. फिर कहते हैं composition of a typical power company. अगर हम typical power company के कुछ core business functions, कुछ core business functionalities की बात करते हैं, तो जैसे हर सेक्टर के अंदर ये डिपार्टमेंट होते हैं, ऐसे ही इस सेक्टर के अंदर भी यही डिपार्टमेंट्स पाए जाते हैं. नंबर वन, we have the finance department, we have the procurement department and logistics, regulatory department, health and safety, information technology, billing function, marketing and communication. सर, फाइनेंस डिपार्टमेंट का बेसिक काम जैसे किसी भी इंडस्ट्री में हो सकता है, ऐसे ही इस इंडस्ट्री के अंदर भी है. दैट इज जनरल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, टैक्सेशन एंड इंश्योरेंस का काम, बिजनेस पार्टनरिंग मीन्स कि आपके आईपीपी के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स को देखना, उनकी पेमेंट्स को देखना, अकाउंट्स पेबल को रिकवर करना, अकाउंट रिसीवेबल्स को टाइमली पे करना, बजट को मॉनिटर करना, फ्लेक्स बजट्स बनाना, मास्टर बजट्स को मेंटेन रखना, कैश फ्लो मैनेजमेंट, दैट इज ट्रेजरी मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट रिपोर्टिंग. सर, प्रोक्योरमेंट एंड लॉजिस्टिक्स के बड़े इंपॉर्टेंट काम होते हैं. जाहिर है अगर आपके पास प्रोक्योरमेंट एंड लॉजिस्टिक्स मौजूद नहीं होंगे, अगर आपके पास रॉ मटेरियल मौजूद नहीं है, अगर आपके पास जो है वो सप्लाईज मौजूद नहीं है, अगर आपके पास कंज्यूमेबल्स मौजूद नहीं है, तो आप अल्टीमेटली फेल कर जाओगे. तो सो प्रोक्योरमेंट एंड लॉजिस्टिक्स ट्राई टू इंश्योर दैट द रिक्वायर्ड आइटम्स आर टाइमली अवेलेबल in the business unit is kept at a competitive price. Its inventory management segment ensure that the stores and spares are kept in pristine condition. देखिए अच्छी कंडीशन में सारा सामान मौजूद होना चाहिए. A large portion of the procurement, especially generation related, involve import of fuels, plant, equipment, which requires robust import and clearance function. An important role of this function is to schedule the maintenance of the plant during low demand. देखिए जो सर्दियों का टाइम आता है उसके अंदर हम मेंटेनेंस वगैरह भी करवाते हैं. इस डिपार्टमेंट का बेसिक काम ये भी है. Procurement and logistics also ensures, देखिए procurement and logistics एक और काम जो है वो इंश्योर करते हैं, वो क्या है देखते हैं जल्दी से. Sorry. Procurement and logistics also ensure that the inventories are kept within the range of the working capital and that is not tied up. So inventories are kept within the range of the working capital which is not tied up, and spares are available in the market whenever they are needed. तो बाकी सारी चीजें आपके पास अवेलेबल रहे ताकि आपकी जो मार्केट है वो सही तरीके से चलती रहे. Just a minute. Then it says that the regulatory compliances are also there. The regulatory or legal function ensure that the organization is in compliance with the laws and regulation and their application. It is very important for the regulatory function to keep close coordination with the regulatory authority and get timely clearance of the subsidies and dues from the government. It also ensures that the processes are updated and are aligned with the government rules and regulations. तो देखें आपने ये कोशिश करनी है कि आपके तमाम के तमाम प्रोसेसेस अलाइंड रहे गवर्नमेंट रूल्स से और गवर्नमेंट रेगुलेशन से. अच्छा, फिर उसके बाद अगर हम हेल्थ एंड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं या हेल्थ एंड सेफ्टी के एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो कहता है कि operating in a sector where the primary product poses a hazard to life, health and safety is of utmost importance. Companies are required to abide
by safety requirement of various document including safety code. देखिए अब हमारे पास पावर सेफ्टी कोड्स आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कोड्स आते हैं, पावर सेफ्टी मैनुअल्स आते हैं, which is applicable डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच होते हैं. अच्छा, कुछ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से क्या क्या है. कंप्लायंस विद द लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू हेल्थ एंड सेफ्टी. देखिए आपने कोशिश करनी है कि कुछ लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करते रहे. आपने कोशिश करती है कि आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी एम्बेडेड रहे रूटीन और नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन के अंदर. आपने इंजरीज और इल हेल्थ से दूर रहना है, रिस्क मैनेजमेंट को ऊपर पूरा फोकस रखना है. आपने नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना है, कार्बन फुटप्रिंट्स को रिड्यूस करना है, एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड सुपरविजन प्रोवाइड करनी है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करना है थ्रू द सिस्टम ऑफ परफॉर्मेंस प्लानिंग मेजरमेंट एंड रेगुलर रिव्यू. अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट आता है. देखो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का एक बड़ा बेसिक एम क्या होता है. सम ऑफ द की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ दिस फंक्शन इज, क्या फंक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके अंदर हमने मैन पावर को अवेलेबल रखना है हर वक्त, ऑन प्लांट होना चाहिए, नेटवर्क अवेलेबल हो, हम इंडस्ट्री के रिलेशन विद द लेबर रिलेशन अच्छे हो हमारे, हम लर्निंग एंड डेवलपमेंट पे काम करते रहे, हम मैपिंग ऑफ द नीड के ऊपर काम करते हैं, यानी हमारी जो भी डेली की रिक्वायरमेंट है वो हम फुलफिल करते रहे. फिर बेटा उसके बाद आता है हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. अच्छा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कि बेसिकली हमारा आईटी का फंक्शन है, इसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है कि ये लार्ज जोग्राफिकल एरिया पे जो भी पावर शॉर्टेजेस हैं, पावर डिस्ट्रप्शंस हैं, उनको मेंटेन रखे. इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ओवर द लार्ज जोग्राफिकल एरिया, इंटेग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कस्टमर्स एंड सप्लायर्स की इंफॉर्मेशन को देखता रहे, और ये प्रोवाइड करे नीड बेस्ड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सोल्यूशन सो दैट इंटीग्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन प्लांट वगैरह होता रहे और आपके तमाम अकाउंट्स की मेंटेनेंस होती रहे. फिर बेटा हमारे पास आता है बिलिंग फंक्शन. देखिए बिलिंग फंक्शन में हमारा बेसिक काम क्या होता है. बिलिंग फंक्शन में हमारा काम होता है कि हम लार्ज वॉल्यूम ऑफ कंज्यूमर सेगमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को इंटीग्रेट करें, हम कस्टमर्स के अकाउंट की मेंटेनेंस करते रहे, हमारा कस्टमर जो है वो मेंटेन रखे अकाउंट, हमारी लॉस मिनिमाइजेशन हो, टाइमली रिकवरीज होती रहे, हम एड्रेस करें कस्टमर्स की कंप्लेंट्स को. और जाहिर है क्योंकि कस्टमर कहते हैं कि भाई हमारे पास एक्स्ट्रा बिलिंग हो रही है, तो हम इन सारी चीजों को एड्रेस करते रहे, हम मार्केटिंग और कम्युनिकेशन करते रहे, हम मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करते रहे, हम मीडिया और पीआर मैनेजमेंट करते रहे, हम अपलिफ्ट करें, सिक्योर रखें कॉर्पोरेट के इमेज को, हम कम्युनिकेशन एंड ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को मेंटेन रखें, यानी जो भी हमारे कॉर्पोरेट अफेयर्स है उनको साथ साथ चलाते रहे. अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कुछ की चैलेंजेस भी मौजूद है. वो क्या है कि हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन हो, नेटवर्क अवेलेबल हो, एफिशिएंट ऑपरेशन हम चलाते रहे, हमारे पास रिलायबल एंड सेफ ऑपरेशन रहे. जाहिर है हमारे पास जब रिलायबल एंड सेफ ऑपरेशन नहीं होंगे तो एक डिसरप्शन आएगी. अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई हो, हमारी पावर सप्लाई जो है वो सही से चलती रहे, हमारे कस्टमर्स की कंप्लेन को हम रिस्पॉन्ड करते रहे, हमारी टाइमली बिल की कलेक्शन होती रहे, और पावर थेफ्ट एंड लॉसेस रिड्यूस हो जाए, सर्कुलर डेट हमारा खत्म हो जाए. सर्कुलर डेट का मतलब है कि देखिए हम बहुत सी मर्तबा क्या करते हैं, हम पीएसओ से परचेजिंग कर रहे हैं, हम आपस में एक सर्कुलर डेट के साथ जो है वो चीजों को चला रहे होते हैं. ठीक है, तो दिस इज द थर्ड इंडस्ट्री दैट वी आर राइट नाउ डन विद. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द फोर्थ वन. थैंक यू.